नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होने को लेकर निर्वाचन आयोग ने की व्यापक तैयारी। रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव प्रचार खत्म हो गया। 27 तारीख को उपचुनाव को लेकर मतदान होगा। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारी की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की माने तो सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। लोग अपने घरों से निकले और निर्भीक होकर मतदान करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उम्मीद जताई है कि मतों का प्रतिशत अच्छा रहेगा। बर्ड फ्लू की दस्तक से हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। बोकारो में बनाया गया 30 बेड का आइसोलेशन सेंटर। झारखंड के बोकारो जिले के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। इसे ध्यान में रखते हुए बोकारो सदर अस्पताल में 30 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। सेंटर में उन लोगों को एडमिट किया जाएगा जो संक्रमित मुर्गे के संपर्क में रहे हैं और जिनको सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हो रही है। बताया गया है कि आइसोलेशन सेंटर में रखकर ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा जिससे वो अपने परिवार से दूर रह सकेंगे और संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। बोकारो के सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद की माने तो बोकारो में बर्ड फ्लू को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो बर्ड फ्लू से ग्रसित मुर्गे मुर्गियों के संपर्क में आए थे और अब उन लोगों की तबीयत खराब है। सुदेश महतो ने कहा, रामगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा एनडीए। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए की गूंज रामगढ़ के कोने कोने तक सुनाई दे रही है। लोगों का प्यार और स्नेह देखकर हम पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि रामगढ़ में एनडीए सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि रामगढ़ हमारे दुख सुख का साथी रहा है। हमारी संवेदना यहाँ से जुड़ी हुई है। घर घर में हमारे शुभचिंतक हैं। यहाँ आजसू एक पार्टी नहीं बल्कि हर वर्ग का सहयोगी है। गढ़वा में सीएम और डीपीएम के साथ मारपीट का मामला। लातेहार में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। लातेहार के चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों ने झामुमो नेताओं के द्वारा सदर अस्पताल गढ़वा के उपाधीक्षक, सिविल सर्जन और डीपीएम के साथ की गई मारपीट के विरोध में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। झांसा के आह्वान पर चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि आए दिन चिकित्सकों के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटनाएं होती रहती है। चिकित्सकों को सॉफ्ट टारगेट देखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रकार की घटना काफी निंदनीय है। चिकित्सक पूरी ईमानदारी से रोगियों का इलाज करते हैं। कोई चिकित्सक यह नहीं चाहता है उनके हाथों कोई अप्रिय घटना हो, बावजूद जिसके चिकित्सकों को टारगेट किया जा रहा है। रोजगार मेले में 18 को मिला नियुक्ति पत्र। मंत्री चंपई सोरेन बोले 75% स्थानीय बेरोजगार को दे नौकरी। सरायकेला स्थित जिला नियोजनालय से मॉडल कैरियर सेंटर में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, खरसावां विधायक दशरथ गगराई, जीप अध्यक्ष सोनराम बोदरा, उपायुक्त अरवा राजकमल ने किया। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को रोजगार से जोड़ने को लेकर वे कृत संकल्पित हैं। यह सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। निजी कंपनियों द्वारा सरकार को किए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि निजी संस्था अपने रिक्त पदों पर सरकार की नियोजन नीति नियमावली के आधार 75% स्थानीय बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति करें। गढ़वा में डॉक्टर से मारपीट की घटना। मंत्री अनभिज्ञ। सोमवार से राज्यभर में चिकित्सा सेवा ठप करेंगे आईएम में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने गढ़वा सदर अस्पताल में कार्यरत उपाधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह और जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की घटना को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि आए दिन चिकित्सकों के साथ मारपीट व गाली गलौज की घटनाएं हो रही है। इससे राज्यभर के चिकित्सक आहत हैं। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार से राज्यभर में चिकित्सा सेवा ठप करा दी जाएगी। वहीं इस मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने पर ही कुछ कह पाऊंगा। वीरेंद्र राम ने किया था सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा, बदले में दिया 10 लाख घूस। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने जमशेदपुर स्थित सिंचाई विभाग के बंगले पर अवैध कब्जा बरकरार रखने के लिए एक बड़े अधिकारियों को बतौर रिश्वत 10 लाख रुपए दिए थे। वीरेंद्र राम पर नजर रखने के दौरान रिकॉर्ड किए गए फोन कॉल से इसकी पुष्टि हुई है। ईडी को फिलहाल इस अफसर की तलाश है। वीरेंद्र राम की जाँच पड़ताल के दौरान ईडी ने उसका फोन सर्विलांस पर रखा था। इस दौरान उसने जमशेदपुर स्थित सरकारी बंगले पर अपना कब्जा जमाए रखने के सिलसिले में
में भी अपने सहयोगियों से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि विभाग से उसे सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस मिला था, लेकिन 10 लाख रुपए घूस देने के बाद बंगला खाली करने की सरकारी कार्रवाई बंद कर दी गई। बातचीत के दौरान उसने किसी अफसर का नाम लिया था। अब ईडी के अधिकारी उस अफसर की तलाश कर रहे हैं। सीएम आवास घेरने निकले सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को पुलिस ने रोका। राजभवन के पास बीच सड़क पर दिया धरना। राज्य भर के सीएचओ अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाकिर हुसैन पार्क में इकट्ठा हुए थे। बड़ी संख्या में एकजुट हुए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने ही नहीं दिया गया। इसके बाद सभी सीएचओ राजभवन के पास ही धरना पर बैठ गए। झारखंड राज्य के 1600 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों की सेवा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की फ्लैगशिप योजना को धरातल पर उतारने में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी अहम भूमिका निभाते हैं। साहिबगंज में बांग्लादेशी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर दलाल ने बॉर्डर पार कराया। साहिबगंज के तलझारी रेलवे स्टेशन से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। स्टेशन पर घायल अवस्था में मिले इस शख्स ने अपना नाम नाजमुल बताया है। युवक बांग्लादेश के माइलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नाजमुल ने पुलिस को बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट बॉर्डर से वह घुसा था। उसे नौकरी का झांसा देकर सागर नाम के दलाल ने बॉर्डर पार कराया था। बॉर्डर पर तैनात जवानों की मिली भगत से उसे भारत में दाखिला कराया गया, जिसके बाद उसे दिल्ली ले जाकर कबाड़ी की दुकान में काम करने के लिए लगाया गया। उसने बताया कि दिन भर काम करने के बाद उसे सिर्फ 100 रुपए दिए जाते थे, जिससे वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था। दिल्ली में उसे टॉर्चर किया जाने लगा, उसकी पिटाई की जाने लगी। इससे परेशान होकर वह दिल्ली से भाग निकला, लेकिन उसे चोर समझकर कुछ लोगों ने ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गया। पटरी के पास पड़ा देख यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद युवक को थाने लाया गया, जहाँ पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी युवक ने पूरी बात बताई। झारखंड में 2016 के पूर्व की नीति लागू कर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 27 को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 2800 से अधिक आवास अधूरे। धनबाद शहर में रहने वाले गरीब परिवारों को घर देने की केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का काम धीमी गति से चल रहा है। जिले में 2800 से अधिक आवास अधूरे हैं। आवास निर्माण के लिए अधिकतर लाभुकों को 3 से 4 किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद भी आवासों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। शहर में रहने वाले 9292 गरीब परिवारों के आवास निर्माण की योजना बनी थी। यह योजना 2019 से लेकर 2022 के बीच बनी थी। जानकारी के मुताबिक 2819 आवासों का निर्माण नहीं हो सका है। जामताड़ा के बाद साइबर अपराध का हब बना देवघर, कई राज्यों की पुलिस के छुड़ा दिए पसीने। देश में आए दिन साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। लगभग 23 जिलों की पुलिस साइबर क्राइम से परेशान चल रही है, फिर भी साइबर अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। साइबर अपराध के लिए मशहूर झारखंड के जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर क्राइम का गढ़ बनते जा रहा है और साइबर अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। दरअसल झारखंड का जिला देवघर अब साइबर क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस की जानकारी के अनुसार देवघर जिले के कई क्षेत्र के युवक साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हंगामेदार होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, भाजपा ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। 27 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही यह देखने को मिलेगा। सदन में सरकार को घेरने में जुटी प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए 27 फरवरी को दिन के 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में होने वाली विधायक दल की बैठक में राजनीति पर मुहर लगेगी। हालांकि इससे पहले पार्टी ने एजेंडा तय कर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना ली है, जिसके तहत वित्तीय अराजकता, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दी नसीहत, कहा अपना पैसा बैंकों में मत रखना, जमीन में गाड़ दो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को अजीबोगरीब नसीहत दी है। कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आज बैंकों पर भरोसा नहीं है, कब कौन सा बैंक डूब जाए, इसलिए अपना पैसा जमीन में गाड़ के रखो, बैंकों में मत रखो। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बैंक लगातार डूब रहे हैं, इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई को जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत रखो। कब बैंक वाला
पैसा लेकर गायब हो जाएंगे यह पता ही नहीं चल पाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बातें रामगढ़ में कही। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम की फसल किया नष्ट, मामले में थाने में एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। गिरदा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में लगाए गए अफीम की फसल नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरदा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड में 3 लोगों को फांसी, नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या केस में अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के देवघर की अदालत ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। ये मामला 2020 का है। एडीजे 3 सब पोक्सो स्पेशल कोर्ट की जज गरिमा मिश्रा ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है उसमें विष्णु यादव, रीतलाल यादव और भवेश यादव शामिल है। ये तीनों देवघर जिले के ही हैं। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट पर महिलाओं ने बनाई रंगोली। 1 मार्च को मनेगा दीपोत्सव। सांसद संजय सेठ ने रांची में आयोजित होने वाली G20 समिट को लेकर रांची के विभिन्न संगठनों से अपील की थी कि सभी संगठन रांची को स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। उसी के तहत हिंदू महिला समिति एवं श्री डोरंडा महावीर मंडल के नेतृत्व में रांची एयरपोर्ट पर G20 भारत है तैयार, रांची है तैयार, हम भी है तैयार थीम पर एयरपोर्ट के 3 स्थानों पर रंगोली बनाई गयी। सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची रेलवे स्टेशन व हटिया रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न जगहों पर आए अतिथियों के स्वागत में विभिन्न संगठनों द्वारा रंगोली बनाई जाएगी। 1 मार्च को रांची के सभी चौक चौराहों पर स्थापित प्रतिमा के साफ सफाई की जाएगी और शाम में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 2023 का काउंटडाउन शुरू। 17 कार्य दिवस में पेश होंगे कई विधेयक। वित्त वर्ष 2022-23 की तरह वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी 3 मार्च को ही सदन पटल पर रखा जाएगा। 2022 का बजट सत्र भी 17 दिन का था। वर्तमान सत्र भी 17 दिन का ही है। ऐसा पहली बार होगा जब बतौर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चौथी बार बजट पेश करेंगे। इससे पहले लगातार 5 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व सीएम सह वित्त मंत्री रघुवर दास के नाम था। अब सवाल है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आने वाले बजट में क्या खास होगा। इसका खुलासा तो 3 मार्च को ही होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार लोक लुभावन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेगी। रामगढ़ उपचुनाव के लिए थम गया चुनावी शोर, अब प्रत्याशी चले डोर टू डोर। रामगढ़ उपचुनाव प्रचार का चुनावी शोर थम गया है। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और इसके लिए चुनावी प्रचार का अंतिम दिन 25 फरवरी था। सभी दावे और वादे जनता के बीच रखे गए हैं। चुनावी प्रचार का शोर थम जाने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। 27 फरवरी को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेगी। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर 31 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 27 फरवरी तक चली। 10 फरवरी तक नाम वापसी की अधिसूचना जारी की गई थी। रामगढ़ के उपचुनाव में आजसू और भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है, जबकि महागठबंधन के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। किसके हाथ होगी झारखंड बीजेपी की कमान? 25 फरवरी को पूरा हो गया दीपक प्रकाश का कार्यकाल। झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के 3 साल का कार्यकाल 25 फरवरी को पूरा हो गया। अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी सूबे की कमान किसके हाथ में देने जा रही है। 25 फरवरी झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कार्यकाल का अंतिम दिन था। उनको अध्यक्ष बने 3 साल पूरे हो चुके हैं। पार्टी के भीतर जोर शोर से चर्चा चल रही है कि दीपक प्रकाश को एक्सटेंशन मिलेगा या किसी नए चेहरे की एंट्री होगी। वर्तमान में दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद भी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद दीपक प्रकाश के राजनीतिक भाग्य का ताला खुला हुआ था। प्रदेश महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए थे। उन्होंने 25 फरवरी 2020 को प्रभार ग्रहण किया था। इसके बाद पार्टी ने इसके लिए राज्यसभा का भी दरवाजा खोला।